नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच के तहत एक और नया चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है इंडक्टर यानी कि प्रेरक। इससे पहले हमने बहुत अच्छे से और डिटेल से आपको रजिस्टर और कैपेसिटर नामक टॉपिक को पढ़ाया था। होप सो जो बच्चे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में हैं, उन्होंने क्लास को देखने के बाद अच्छे से पीडीएफ को पढ़ा है और एक दिन वीक में उन्होंने ऐसा भी डिसाइड कर रखा होगा कि जिस दिन वो सारी की सारी जितनी भी क्लासें आज तक हुई है, उन सब क्लासों की पीडीएफ को इकट्ठा एक साथ पढ़ रहे होंगे। अब इस यूनिट में हम इंडक्टर को करेंगे, फिर तीन बेसिक एलिमेंट रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर पूरे हो जाने के बाद हम एसी थ्योरी की तरफ जाएंगे। फिर एसी थ्योरी को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो सारी की सारी आपकी डिपेंड है इन्हीं तीन बेसिक एलिमेंट के ऊपर। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच चल रहा है, मात्र 499 रुपए में। बैच की खास बात यह है कि यहाँ लिखवाया नहीं, याद करवाया जाता है। और बाकायदा इस क्लास से और पहले जो मैंने डेमो के तौर पे डाली है, उन क्लासों को देखकर आप जज कर सकते हो कि किस प्रकार का कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो आईटीआई बेस के बच्चे हैं, या फिर वो बच्चे हैं जो बहुत लंबे समय से अपने पढ़ाई से दूर है। हालांकि कुछ एक बच्चे ऐसे भी होंगे जो रिसेंटली पॉलिटेक, बीटेक या एमटेक करके आए, तो उनके लिए इस बैच को समझना बहुत ही आसान होगा। लेकिन जो अन्य बच्चे हैं जो आईटीआई वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इस बैच की खूबसूरती यही है कि यहाँ बार बार रिवीजन किया जाता है। लंबे समय से आप पढ़ाई से दूर हो तो वो जो दिमाग पे जर लग गया है, उस जर को उतारा जाएगा, क्लास के अंदर ही याद करवाया जाएगा। और उसके लिए एक टास्क आपको मेरे साथ करना पड़ेगा कि क्लास की स्टार्टिंग में मैं रिवीजन कराता हूँ, क्लास के एंड में आपको रिवीजन करना है। वीक में टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक डे ऐसा डिसाइड करना है जिस दिन आप सारी की सारी पीडीएफ को एक साथ इकट्ठा पढ़ोगे। अगर ऐसा करते हो तो विश्वास दिलाता हूं कि इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच से सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सारा कुछ इस बैच के अंदर निचोड़ दिया गया है। और जो बच्चे फाउंडेशन बैच को कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, नो डाउट पढ़िए, समझ में आना चाहिए, पेपर निकालने से मतलब है। ये नहीं कि भी मेरा ही कंटेंट सबसे बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, और भी टीचर बखूबी कर रहे हैं। लेकिन अगर लगता है कि टाइम है और कोई ज्यादा चार्जेस भी नहीं है, तो इसको लगाइए, डेफिनेटली आप पहले से बेहतरीन ही महसूस करोगे, क्लास के अंदर ही याद होगा। और वो बच्चे खास करके जो रियलिटी में सिलेक्शन चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ऐप पे जाइए, वीर कॉन्सेप्ट पे ही फाउंडेशन बैच, वीर कॉन्सेप्ट पे भी आपको मॉक टेस्ट नजर आएंगे। 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज में, एचएसएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। 70 के टेक्निकल, 10 का कंप्यूटर, 10 की मैथ रीजनिंग, 10 की हरियाणा जी के और इंडिया जी के कंप्लीट पैटर्न के बेस्ट पर 50 मॉक टेस्ट, 3500 टेक्निकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करने वाले मॉक टेस्ट है। इनको लगाइए, लैंग्वेज को समझिए और साथ साथ फाउंडेशन बैच को कर लीजिए, बड़ा पार है। इन मॉक टेस्ट के साथ मैं आपको कंप्यूटर, हरियाणा जीके और इंडिया जीके के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूं। उसके सारे आप टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल सेक्शन को भी मजबूत कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। और प्रेरक यानी कि इंडक्टर। चैप्टर बहुत आसान है। जिस प्रकार से आपको रजिस्टर समझ में आया है, कैपेसिटर समझ में आया है, तो इंडक्टर भी अच्छे से समझ में आएगा। फर्क ये रहता है कि जो आईटीआई का बच्चा है, हालांकि जो बच्चा पॉलिटेक और बीटेक करके आता है, उनके सिलेबस में फिर भी रजिस्टर के साथ साथ इंडक्टर और कैपेसिटर का उनको गहन अध्ययन हो जाता है। लेकिन जो बच्चा आईटीआई वाला है, वो फेमिलियर होता है, मतलब थोड़ी सी उसका अच्छी मित्रता हो जाती है रजिस्टर से। इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में थोड़ा कम ही जान पाता है। तो रजिस्टर अच्छे से समझने के बाद कैपेसिटर में थोड़ा सा ध्यान देना था, अब थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना आपको इंडक्टर में। हालांकि यहाँ से सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है ना एग्जाम में, वो रजिस्टर का 4 से 5, कैपेसिटर का 2 से 3 और इंडक्टर का भी 2 से 3 या फिर 1 से 2 नंबर का ये यूनिट रहती है। लेकिन ये जो ओवरऑल 7 से 8 या 9-10 नंबर की ये रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर है, न सिर्फ ये नंबरों को कंप्लीट करने वाले हैं, साथ में ये आगे चलकर जो एससी डीसी थ्योरी आप करोगे, या फिर आगे चलकर और जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो टॉपिक करोगे, उनको भी समझने में आपकी हेल्प करेंगे। इस वजह से इनको ध्यानपूर्वक और डिटेल से हम पढ़ा रहे हैं और आपको भी पढ़ना है। अब ओवरव्यू दे देता हूं कि आज की इस क्लास में हमें करना क्या है, और फिर एक बैकग्राउंड तैयार करूंगा। फिर उसके बाद इन टॉपिक को समझना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहले हम इंडक्टर को जानेंगे कि इंडक्टर का निर्माण कैसे होगा, फिर देखेंगे ये इंडक्टर करता क्या है। जिस प्रकार से कैपेसिटर है वो स्थिर विद्युत की क्षेत्र में
विभव परिवर्तन का विरोध करता है, तो इंडक्टर आपका चुंबकीय क्षेत्र में धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। सब कुछ याद कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखेंगे कि भी इसके अंदर और क्या फीचर्स है, फीचर के तौर पर जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं उन पे फोकस किया जाएगा। फिर इसका जो गुण है, जिस प्रकार से रजिस्टर के अंदर रजिस्टिविटी का गुण है, कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस का गुण है, तो इंडक्टर के अंदर इंडक्टेंस का गुण है जिसे प्रेरकत्व कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे, है ना। एक हेनरी की डेफिनेशन देखेंगे क्योंकि प्रेरकत्व को हम हेनरी में मापते हैं। ये एक यहाँ फैक्ट बताऊंगा मैं, विद्युतीय गुण और भौतिक गुण क्या होते हैं। बच्चा बड़ा परेशान होता है कि प्रतिरोधकता किस चीजों पे निर्भर करती है, धारिता किन चीजों पे निर्भर करती है और प्रेरकत्व किन चीजों पे निर्भर करता है और किस पे नहीं करता, उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि तीनों टॉपिक का एंड चल रहा है, यहां इस बात को भी क्लियर कर लिया जाएगा। फिर हम देखेंगे कि जिस प्रकार से प्रतिरोध की प्रतिरोधकता है ना, आपने देखा था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, उन तीन चीजों पे निर्भर कर रही थी। फिर आपने देखा धारिता, कैपेसिटर की जो धारिता कैपेसिटेंस थी वो भी आपकी कुछ पर्टिकुलरली पॉइंट पे निर्भर कर रही थी। ठीक उसी प्रकार से जो कुंडली का प्रेरकत्व है, जो गुण है, वो किन किन चीजों पे निर्भर करेगा, उसको हम डिटेल से जानेंगे। और फिर लास्ट में मैं आपको चुंबकशीलता के बारे में बताऊंगा। फिर आज की क्लास अच्छे से पूरी हो जाएगी और इस क्लास को लगाने का बेनिफिट ये है कि आगे चलकर इस चैप्टर के दौरान आपको सिंगल भी पॉइंट पे दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये बैकग्राउंड आज की क्लास से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रेरक। जिस प्रकार से आपने रजिस्टर का निर्माण किया, कैपेसिटर का निर्माण किया, रजिस्टर का निर्माण आपको मैंने बताया था, जो सिंबल बना है वो कैसे बना है, वो बना है जी आपके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो वो सिंबल बन गया। कैपेसिटर का जो सिंबल बना वो किस प्रकार से बना है, दो चालक प्लेटों के बीच में अचालक पदार्थ को भरने से बना है। तो इंडक्टर का जो सिंबल बनेगा वो चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेटने से बनेगा। समझ गए मेरी बात को। तो इंडक्टर का सिंबल आप देखते हो कैसा सिंबल है, ये वाला सिंबल है, ये चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेटने से बना है, तो ये तो सिंबल बना। फिर रजिस्टर का निर्माण हमने किया था कि भी कार्बन प्रकार का नियमित एवं नियमित परिवर्तित मान के हमने देखा। कैपेसिटर का निर्माण किया चालक प्लेटों के बीच में अचालक भरने पर। ठीक उसी प्रकार से हम कैपेसिटर के बाद इंडक्टर का निर्माण कर लेंगे, कोई चालक तार लेंगे। चालक ही क्यों लेंगे, क्योंकि विद्युत धारा गुजरेगी, तभी तो विद्युत धारा के अंदर कुछ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, तभी तो आपके इसमें धारा परिवर्तन का विरोध किया जाएगा। तो चालक नहीं होगा तो धारा का प्रवाह होगा नहीं, तो धारा परिवर्तन क्या, धारा तो गुजरेगी नहीं, धारा तो प्रभावित ही नहीं होगी, तो इस वजह से चालक तार लिया जाता है। फिर चालक तार लेंगे और चालक तार को कुंडली के तौर पर मोड़ने से आपका इंडक्टर का निर्माण तो हो जाएगा। रजिस्टर के अंदर रजिस्टिविटी का गुण था, प्रतिरोधक के अंदर प्रतिरोधकता का गुण था जिसे विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते थे, जिसे ओम मीटर में मापते थे। कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस का गुण था, संधारित्र के अंदर धारिता का गुण था जिसे आप फेराड में मापते थे। फेराड, फेराडे नहीं, फेराडे तो आवेश का मात्रक है और एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम के बराबर था। फिर से सुनिए, रजिस्टर के अंदर रजिस्टिविटी, कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस, संधारित्र के अंदर धारिता का गुण था जिसे आप फेराड में मापते हो। इंडक्टर के अंदर इंडक्टेंस का गुण होगा, प्रेरक के अंदर प्रेरकत्व का गुण होगा जिसे आप हेनरी में मापोगे। प्रेरक के अंदर प्रेरकत्व का गुण होगा जिसे आप हेनरी में मापेंगे। इस हेनरी से हमें एक हेनरी की डेफिनेशन भी करनी होती है, जो पेपर में मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन। समझ गए कि पढ़ना क्या है, रजिस्टर के अंदर रजिस्टिविटी का गुण, कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस का गुण, इंडक्टर के अंदर इंडक्टेंस का गुण है। गुण क्या है वो अभी पता लग जाएगा। एक और प्रतिरोध है, वो विद्युत धारा को उष्मा के तौर पर नष्ट करता है, यानी कि धारा के प्रवाह में बाधा डालता है। ठीक है, कैपेसिटर है वो आपका क्या करता है, वो स्थिर विद्युत की क्षेत्र में विभव परिवर्तन का विरोध करता है और विद्युत आवेश को एकत्रित करता है, विद्युत आवेश को इकट्ठा करेगा और स्थिर विद्युत की क्षेत्र में विभव परिवर्तन का विरोध करेगा। ये आपका इंडक्टर क्या करेगा, धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। वो विभव परिवर्तन, कैपेसिटर विभव परिवर्तन का विरोध कर रहा है, रजिस्टर तो धारा को गुजरने नहीं देता, रोक लेगा। कैपेसिटर है वो विभव परिवर्तन का विरोध करता है, इंडक्टर आपका धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। कैपेसिटर आपका स्थिर विद्युत की क्षेत्र में विभव परिवर्तन का विरोध करता है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र में धारा परिवर्तन का विरोध। समझ गए, बस ओवरव्यू अगर आपको ध्यान पूर्वक सुन लिया है और पिछली क्लास अगर आपने लगाई है तो विश्वास दिलाता हूं कि अब समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ एक बच्चे स्टार्टिंग के 2-4 मिनट में भाग गए होंगे, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, तो भाई ये बातें उनको बखूबी समझ में आ रही है जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास लगाई है, और वो फाउंडेशन बैच वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी।
आपको भी समझना है। तो भाई एक सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, सारी चीजों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा, एक के बाद कड़ी को जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, तभी ये सारा का सारा सिलेबस है ना। टेक्निकल सब्जेक्ट है यार, ये रट्टे वाली बात नहीं है इसमें, टेक्निकल है तो समझ के ही करने में फायदा है, अदरवाइज बेड़ा गर्क होते ना टाइम नहीं लगेगा। मैं बता दूं आपको, बहुत रट्टिफिकेशन वाले भी है इधर, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आप समझिए और कुछ भी गलत नहीं होगा। देखिए, प्रेरक या चोक, चोक क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि हमने कुंडली के तौर पे बनाना है तो उसे चोक बोला जाता है। प्रेरक या चोक, प्रेरक मतलब इंडक्टर या चोक का निर्माण किसी चालक तार को, किसी चालक तार को कुंडली के तौर पर, कुंडली बनाएंगे इसकी, ये देखो बना रखी है, कुंडली के रूप में लपेटकर निर्माण किया जाता है। अब कुंडली के तौर पर बना तो लिया इंडक्टर, लेकिन करेगा क्या काम तो बताइए। तो कहता है जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है, जो धारा परिवर्तन का क्या करता है जी, विरोध करता है। तो डेफिनेशन के तौर पर पूछा जाए तो प्रेरक या चोक का निर्माण हम चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेट के करते हैं जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरक का वह गुण, अब रजिस्टर के अंदर रजिस्टिविटी, कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस, तो इंडक्टर के अंदर इंडक्टेंस, यानी प्रेरक के अंदर जो गुण होगा जिसे इंडक्टेंस या प्रेरकता कहते हैं, वो गुण क्या है? गुण है जी धारा परिवर्तन का विरोध। प्रतिरोध के अंदर गुण क्या है? धारा को रोके रखना। इंडक्टर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर गुण क्या है? विद्युत आवेश को एकत्रित करना या फिर विभव परिवर्तन का विरोध करना। विभव परिवर्तन का, इसके अंदर गुण क्या है? इसके अंदर गुण है जी आपका धारा परिवर्तन का विरोध करना। तो गुण के बारे में देखिए, प्रेरक का वह गुण, इंडक्टर का वह गुण जिसके कारण वह धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम प्रेरकत्व कहते हैं। प्रेरकत्व मतलब क्या बोला जाएगा? इस प्रेरकत्व को इंडक्टेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा मेरे भाई? इंडक्टेंस बोला जाएगा। प्रेरकत्व मतलब उसे हम इंडक्टेंस कहते हैं। लिख देता हूं थोड़ा सा, माहौल बन जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं जी? इंडक्टेंस। कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस, रजिस्टर के अंदर रजिस्टिविटी, तो इंडक्टर के अंदर इंडक्टेंस होती है। तो प्रेरक के अंदर वह गुण जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम प्रेरकत्व कहते हैं। कहां चले गए? उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम प्रेरकत्व कहते हैं। प्रेरकत्व, इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। इसका मात्रक क्या होता है जी? हेनरी। अब सुनिए मेरी बात को, रजिस्टर के अंदर रजिस्टिविटी, उसका मात्रक है ओम मीटर। लिख दूं एक बार रफ पेज में, डिलीट कर देंगे। देखो, रजिस्टर, हमने पढ़ा रजिस्टर पदार्थ का टुकड़ा। रजिस्टर के अंदर गुण क्या है? रजिस्टिविटी। क्या गुण है जी? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो या प्रतिरोधकता बोल दो। तो इसको किस में माप रहे थे? इसको माप रहे थे सर ओम मीटर में। किस में माप रहे हैं? ओम मीटर में माप रहे हैं। और सिंबल के तौर पर बोले तो ओम मीटर में माप रहे हैं। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमने देखा रजिस्टर के अंदर रजिस्टिविटी है, तो कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर तो पदार्थ का टुकड़ा है, कैपेसिटर तो आपका पदार्थ का टुकड़ा है, तो कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस का गुण है, यानी कि प्रतिरोध के अंदर प्रतिरोधकता, संधारित्र के अंदर धारिता, कैपेसिटेंस का गुण है, कैपेसिटेंस का गुण है। और इस कैपेसिटेंस को हम किस में माप रहे हैं? इसको माप रहे हैं सर हम फेराड में। किसमें माप रहे हैं? फेराड में माप रहे हैं। और फेराड को सिंबलिक तौर पर एफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एफ से। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से इंडक्टर, इंडक्टर आएगा। पदार्थ के ये तीनों टुकड़े हैं इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर सर जो गुण है उसे हम इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक, स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए ना तो माफ कर देना भाई। इंडक इंडक्टेंस कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। इस इंडक्टेंस को हम किस में मापेंगे? तो इस इंडक्टेंस को हम मापेंगे सर हेनरी में। इसमें मापा जाता है जी? हेनरी में मापा जाता है। अब हेनरी किससे स्टार्ट होता है? एच से, तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई? एच हो। चलिए रही बात, ये है जी पदार्थ के टुकड़े। ध्यानपूर्वक समझिए इस बात को। ये जो तीनों है, ये जो है, मैं मार्कर दूसरा ले रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये है जी पदार्थ के टुकड़े। रजिस्टर की बात करूं, चाहे मैं कैपेसिटर की बात करूं और चाहे मैं इंडक्टर की बात करूं, ये तो है जी पदार्थ। ये क्या है? पदार्थ के टुकड़े। और ये जो साइड में लिखे हैं, रजिस्टर की रजिस्टिविटी, इंडक्टर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, इंडक्टर की इंडक्टेंस, ये है जी इस पदार्थ के टुकड़े के गुण। क्या है जी? गुण। और उस गुण को हम मापते किस में है? रजिस्टिविटी को ओम मीटर में, कैपेसिटेंस को आप फेराड में और इंडक्टेंस को आप हेनरी में मापते हो। और ये क्या है जी? ये तीनों के तीनों है इस गुण के क्या? इस गुण के है जी मात्रक। क्या है जी? मात्रक है। बोलो ये बात क्लियर हो गई क्या? ये इस गुण के क्या है जी? मात्रक है। इस गुण के क्या है जी? ये मात्रक है। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया।
वापिस चलते हैं। इस पेज को मैं एक चीज और ऐड करनी है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसको डिलीट करना है या रखना है। ठीक है, एक थोड़ी देर में एक चीज ऐड करूंगा। समझ में आ गई ये बात? हेनरी में मापा जाता है। आगे बढ़ जाए। अच्छा, ये देख लीजिए, ये चालक तार है ना। करंट धारा का प्रवाह किसी सिलेंड्रिकल कोर पे लपेट के चालक तार, मतलब जैसे आप कुंडली बनाना चाहो जितने साइज की, उस प्रकार से इसका निर्माण कर लिया जाता है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि प्रेरक एक ऐसी निष्क्रिय युक्ति है। मैंने जब रजिस्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों के तीनों निष्क्रिय डिवाइस है। अच्छा, ये निष्क्रिय है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव। एक्टिव यानी कि आपका एक्टिव सक्रिय हो जाएगा, और निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव। इनएक्टिव, इनएक्टिव, तीनों की तीनों आपकी क्या है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि ये आपके विद्युत धारा या फिर वोल्टेज विभव के अंदर कोई भी चीज ऐड नहीं करते। उनमें ना तो उनके एम्पलीट्यूड को बढ़ाते, आयाम को बढ़ाते, ना ही कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड करते। भाई कुछ ना कुछ तो बेनिफिट डाले। अगर कुछ ना कुछ बेनिफिट डालते हो, स्टोर करते हो, या फिर उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हो, कोई नॉइस वगैरह डिस्ट्रक्शन को दूर करते हो, कुछ गुण मतलब कुछ बेनिफिट देते हो, उनको हम एक्टिव बोलते हैं। उनको हम एक्टिव बोलते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मर है, वो स्टेप अप स्टेप डाउन प्रकार के सुने हमने नाम। तो वोल्टेज को बढ़ा देता है, स्टेप डाउन में वोल्टेज को कम कर देता है, धारा के मान को बढ़ा देता है, तो वो एक्टिव में आ जाता है। एम्पलीफायर है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, एसी थ्योरी के, एसी वाले एसी वेव के। तो जो कुछ चीज ऐड करते हो, कुछ बेनिफिट देते हो, उनको एक्टिव बोलते हैं। जो कुछ बेनिफिट ना देके कुछ नुकसान करते हो। रजिस्टर है, वो विद्युत धारा को ऊष्मा के तौर पर नष्ट करता है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर कैपेसिटर को देखा, तो वो तो कह रहे थे सर विद्युत आवेश को एकत्रित करता है। अरे भाई, उस कैपेसिटर के अंदर एकत्रित किया जाता है, मान लिया, लेकिन विभव परिवर्तन का विरोध करता है। इंडक्टर है, वो धारा परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध आया कैपेसिटर और इंडक्टर में, और ये तो धारा को जाने ही नहीं देता। मतलब कोई चीज ऐड नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ चीजों को रोक रहा है या फिर कोई चीज को नष्ट कर रहा है। इस वजह से ये आपके क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय युक्ति यानी कि इनएक्टिव कहलाते हैं। तो इनएक्टिव के अंदर कौन है सर? इनएक्टिव के अंदर रजिस्टर भी है, इनएक्टिव के अंदर सर कैपेसिटर भी है, और इनएक्टिव के अंदर सर इंडक्टर भी है, इंडक्टर भी है। ठीक है। अच्छा, आपने देख लिया कि प्रेरक एक ऐसी निष्क्रिय युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को है ना, चुंबकीय, किसमें? चुंबकीय ऊर्जा के रूप में क्या करता है? संचित करता है। विद्युत ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा के तौर पर संचित करता है। अब आप कहोगे सर ये चुंबकीय ऊर्जा का क्या सीन है? सुनो मेरी बात को ध्यान से। कोई भी जब चालक तार को कुंडली के तौर पर निर्माण किया जाता है ना, कोई भी चालक तार है, चालक तार जिसमें से धारा का प्रवाह हो जाए, और उसको कुंडली के तौर पर लपेट कर बनाएंगे। तो जब उस चालक तार में से धारा का प्रवाह करवाया जाएगा ना, तो चालक तार कुंडली के तौर पर कोई चालक तार हो तो इसके चारों तरफ ना एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाता है, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र बनने लग जाता है। क्या बनने लग जाता है भाई? एक चुंबकीय क्षेत्र बनने लग जाता है। यही बात यहां लिख रखी है। प्रेरक एक ऐसी निष्क्रिय, निष्क्रिय का पता लग गया कि भाई ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता मिलेगा, धारा परिवर्तन का विरोध करता है, गड़बड़ कर रहे हैं। निष्क्रिय युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा, ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित कर। क्लियर है ये बात? वो क्या कर रहा था? वो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में, कैपेसिटर आपका क्या था? स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में विभव परिवर्तन का विरोध करता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र में धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। चुंबकीय क्षेत्र में धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। अच्छा, विरोध कर रहा है, धारा परिवर्तन का विरोध कर रहा है, तो जड़त्व के नियम, जड़त्व क्या आता है? परिवर्तन का विरोध कर, जड़त्व मतलब जिसमें मोमेंट, लॉ ऑफ, मतलब मोमेंट ना हो, कोई मोमेंट समझते हो ना भाई? कोई चीज में बॉडी मोमेंट, जैसे मेरे अभी देख रहे हो कि बॉडी में एक मोमेंट है, मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा हूं, और मैं कह रहा हूं मेरे शरीर में कोई बॉडी मोमेंट नहीं है, तो इसका मतलब मेरा जड़त्व आ गया, यानी कि मैं एक स्थान पर फिक्स हूं, यानी कि घर्षण बहुत ज्यादा हो गया, जड़त्व आ गया। तो ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब धारा को एक फ्लक्चुएशन नहीं आने देगा, नहीं इधर उधर होने देगा। इस वजह से बोला जाता है कि प्रेरक में विद्युत जड़त्व का, विद्युत जड़त्व का, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का गुण होता है। विद्युत जड़त्व का यानी कि इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का गुण होता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? समझ में आ गई ये बात? पहली बात की प्रेरक एक निष्क्रिय युक्ति है, निष्क्रिय है, वो उसके बारे में मैंने पॉइंट बता दिया कि रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों के तीनों निष्क्रिय है। ये पिछले पेज पे लिखूंगा अभी मैं बात। जो विद्युत ऊर्जा को, वो भी देखा था हमने, विद्युत ऊर्जा को स्थिर विद्युत की क्षेत्र में स्टोर करता है, फिर बोला विभव परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में संचित करता है, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित करता है।
अब विद्युत धारा का परिवर्तन का विरोध करता है तो धारा परिवर्तन नहीं होगी, इसका मतलब विद्युत धारा को फिक्स रखेगा, यानी कि प्रेरक में विद्युत जड़त्व का, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का गुण होता है। क्लियर है? फिर बोलता है प्रेरक का प्रतीकात्मक चिन्ह कौन सा है? धारावाही कुंडली को चालक तार को ऐसे लपेट के बना रहे तो ये आपके इंडक्टर का क्या बन जाएगा? सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। ये एल की तरह से, एल से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल में जो एल है ना, वो इसके अंदर गुण है प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व का गुण है जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है, उसको हम एल से बताते हैं। नोट देख लीजिए क्या है। संधारित्र स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में, संधारित्र जो था, कैपेसिटर था, वो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में, है ना, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में विभव परिवर्तन का विरोध कर रहा था, विभव परिवर्तन का विरोध करता है। जबकि जबकि प्रेरक, है ना, संधारित्र तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में विभव परिवर्तन का विरोध, जबकि प्रेरक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धारा परिवर्तन का विरोध करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। इतनी देर से मैं जो बात बोल रहा था वो यहां नोट करके आपको स्पेशली बता दी गई है। ये कैपेसिटर की डेफिनेशन पड़ी भाई, और ये इंडक्टर की। कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या थी कि संधारित्र स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में विभव परिवर्तन का विरोध करता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होने देगा। जबकि प्रेरक आपका चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा के तौर पर संचित करता है, तो प्रेरक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ये प्रॉपर ऑफ डेफिनेशन। निर्माण कैसे किया? चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेट के हमने निर्माण कर दिया। गुण देखा प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व का गुण क्या है? तो कहता है कि धारा परिवर्तन का विरोध करता है। अब थोड़ा सा उसमें ऐड कर दो, कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि जब कुंडली के तौर पर निर्माण किया है तो उस कुंडली में से जब धारा का प्रवाह करवाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बना, उस चुंबकीय क्षेत्र में धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। जबकि कैपेसिटर में क्या कह रहे थे? बहुत ही कम मात्रा में क्षणिक विद्युत ऊर्जा जब जा रही थी, विद्युत धारा जा रही थी, क्षणिक मतलब स्थिर है, स्थिर है तो विभव परिवर्तन का विरोध होगा। अब जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, वहां चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स बनती है, और फ्लक्स विरोध करती है क्योंकि एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बन जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा जो विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये कौन सा क्षेत्र में करेगा? चुंबकीय क्षेत्र में। ये चलो थोड़ी डिटेल की बात थी जो आगे चलकर आपकी दूसरी या तीसरी क्लास में आएगी। बस यहाँ आपको इतना ही समझना है कि कैपेसिटर तो है वो स्थिर विद्युत के क्षेत्र में, और इंडक्टर है वो चुंबकीय क्षेत्र में धारा परिवर्तन का विरोध। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। अब पिछले पेज पे चले जाओ। एक तो मैंने बता दिया कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये पदार्थ है, और अब मैं आपको अभी जस्ट बता के आया हूं ये कैसे पदार्थ है। सर ये इनएक्टिव पदार्थ है। ये कैसे है? इनएक्टिव पदार्थ है। सर ये साथ में बाय डायरेक्शनल पदार्थ है। ये साथ में क्या है? बाय डायरेक्शनल पदार्थ है। बाय डायरेक्शन मतलब द्विदिशीय। लेकिन आपने देखा ये जो कैपेसिटर था, उस कैपेसिटर में एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर था, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर था, है ना। उस कैपेसिटर की आगे चलकर हमने जब उनको कपलिंग के तौर पर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यूज कर रहे थे तो हमने उसमें ध्रुवित और अध्रुवित बोल दिया था। ध्रुवित मतलब जिसमें प्लस का साइन और माइनस का साइन आ जाए, और अध्रुवित मतलब जिसमें कोई प्लस माइनस का साइन ना हो। तो सिर्फ वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में है, अदरवाइज सारे के सारे रेजिस्टर, सारे के सारे कैपेसिटर, सारे के सारे इंडक्टर आपके बाई डायरेक्शनली होते हैं। तो इनएक्टिव है, बाई डायरेक्शनल है। और क्या बताया था? और हमने बताया है कि ये सारे के सारे आपके क्या ओमिक नियम को पालना करते हैं। ओमिक वाली बात को छोड़ दो क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय, इनएक्टिव बोले तो क्या है? निष्क्रिय है। क्या है? निष्क्रिय है, निष्क्रिय तत्व है। बाई डायरेक्शनल मतलब द्विदिशीय। यार ये द्विदिशीय तो नहीं लिखा जाएगा मेरे, ये कोई बात नहीं, लिख लेना द्विदिशीय मतलब बाई डायरेक्शन मतलब दोनों दिशा में, ऐसे लिख लेना ताकि आपको बाई डायरेक्शन मतलब दोनों दिशा में बराबर तरीके से ये वर्क करेंगे, दोनों दिशा में ये बराबर तरीके से क्या करेंगे? वर्क करेंगे। ठीक है, अब ये पेज रख भी लेंगे। अच्छा, रजिस्टर का जो सिंबल था आपने देखा कि भी रजिस्टर के जब सिंबल में देखते हैं तो इस प्रकार से हमने इसके सिंबल को रिप्रेजेंट किया। तो धारा चाहे इस साइड से जाए, इस साइड से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटर का सिंबल देखा, एक तो ऐसे भी बना देते हैं, कभी कभार थोड़ी सी प्लेट के तौर पर है तो ऐसे बेंड करके बना देते हैं, लेकिन आप सिंबल सा बनाइए, ये कैपेसिटर।
ठीक है, हमने देखा कि धारा इस साइड से जाए या इस साइड से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेटकर हमने इंडक्टर का निर्माण किया। चाहे धारा इस साइड से जाए चाहे इस साइड से जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही बात बताइए कि ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तो यानी कि कुछ ना कुछ कमी होगी। ये विद्युत धारा को उष्मा के तौर पर, विद्युत धारा को उष्मा के तौर पर क्या करता है भी, नष्ट करता है। विद्युत धारा को उष्मा के तौर पर नष्ट करता है। ये वाला क्या करता है, इसके अंदर भी कोई ना कोई कमी। इनएक्टिव बोला है तो क्या कारण है, बोला ये बोलता है कि ये विभव परिवर्तन का, विभव विभव परिवर्तन का क्या करेगा। एक मिनट रुको, ये विभव परिवर्तन दिखाया मैंने, ये परिवर्तन दिखाया, इसका विरोध करेगा विभव परिवर्तन का। ये वाला बोलता है जी धारा, ये हमने धारा दिखाई, ये हमने धारा दिखाई, इस धारा परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इनएक्टिव बने हैं वो इस रीजन से बने हैं। और ये जो साइड में लिखे हैं मैंने कि इस साइड से धारा भेजिए चाहे इस साइड से धारा भेजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये धारा किसी साइड से जाए इनमें ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। समझ में आ गई ये बात। अब आगे चलते हैं, ये पेज मैं रख दूंगा और इसको थोड़ा सा साफ साफ तरीके से लिख दूंगा मैं बाद में, अच्छे से समझ। अब सुनिए, क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई, पता लग गया काम क्या करता है, उसके अंदर गुण क्या है। अब कुछ फैक्ट देखिए, ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझ में आएगा। नई चीज आपके लिए, लेकिन इतनी नई नहीं है कि आपको समझ में ना आए। रुकूंगा मैं और एक एक चीज को क्लियर करूंगा। पढ़िए आप, किसी भी धारावाहिक कुंडली में से, अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था और इसके ऊपर मैं ऐसे डॉट डॉट कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था ना, डॉट डॉट दिखा रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इस जब किसी भी धारावाहिक कुंडली में से ऐसे कोई हम वो करते हैं, विद्युत धारा गुजारते हैं, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसी बात को वहां प्रॉपर शब्दों में लिख रखा है और उस बात को समझते हैं और उस बात का बेनिफिट क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। देखो, वो कह रहा है किसी भी धारावाहिक कुंडली में से जब धारा का प्रवाह होता है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होती है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। यानी कि ये एक धारावाहिक कुंडली है ना, ये कोई धारावाहिक जिसमें से धारा का मान गुजर जाए, तो ये धारावाहिक कुंडली है। जब इसमें से धारा का मान प्रवाह करवाया तो इसके चारों तरफ ऐसे, इसके चारों तरफ क्या बन गया अभी, इसके चारों तरफ आपका चुंबकीय फ्लक्स बन गया, चुंबकीय फ्लक्स बन गया है ना। और चुंबकीय फ्लक्स को आप किससे डिनोट करते हो, चुंबकीय फ्लक्स को आप फाई से डिनोट करते हो, ये चुंबकीय फ्लक्स बन गया। ठीक है, फिर कहता है जब प्रेरक कुंडली, प्रेरक की कुंडली है ये, प्रेरक की कुंडली बोल दो या चौक बोल दो, प्रेरक की कुंडली में जब में धारा में परिवर्तन होगा। अब जब प्रेरक बोल दिया तो धारा में परिवर्तन होने देगा क्या, नहीं होने देगा, धारा में परिवर्तन नहीं होने देगा। और फिर भी अगर धारा में परिवर्तन हुआ तो भाई उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आएंगे। जब प्रेरक कुंडली में धारा में परिवर्तन होता है तो उसके सापेक्ष धारा के प्रवाह से क्या बनी, आपकी चुंबकीय फ्लक्स बनी, फाई से डिनोट कर दिया। अब कह रहे हैं कि प्रेरक कुंडली में से जब धारा का परिवर्तन होता है तो उसके सापेक्ष धारा की वजह से आपकी फ्लक्स बनी है, धारा की वजह से आपकी, यहां से आपने विद्युत धारा आई गुजरी तो इस वजह से आपकी किसका निर्माण हो गया, इस वजह से आपके फ्लक्स का निर्माण हो गया। अब कह रहे हैं प्रेरक कुंडली है तो धारा में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, फिर भी धारा में परिवर्तन हो रहा है तो जो जिसकी धारा की वजह से जो फ्लक्स बनी है उसमें भी परिवर्तन होगा, नॉर्मल सी बात है। भाई धारा की वजह से फ्लक्स बनी और फ्लक्स बनते टाइम ये कहा था कि फ्लक्स तू चिंता मत कर, मैं कभी नहीं बदलूंगी, आज तेरा जो निर्माण हुआ वो मेरी वजह से हुआ है और मैं बदलूंगी तो भी तेरे को भी बदलना ही पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। फ्लक्स को प्रॉमिस मिला था कि धारा का मान नहीं बदलेगा, लेकिन धारा का मान बदला तो फ्लक्स का मान भी बदलेगा। तो कह रहे हैं जब प्रेरक, अच्छा धारा का मान क्यों नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि प्रेरक है और प्रेरक में धारा का परिवर्तन नहीं होता। जब प्रेरक कुंडली में धारा में परिवर्तन होता है तो उसके सापेक्ष फ्लक्स परिवर्तन के फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न, यानी कि अब ये जो धारा में परिवर्तन हुआ, धारा की वजह से फ्लक्स बनी, धारा की वजह से फ्लक्स बनी, लेकिन धारा के मान के परिवर्तन की वजह से फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हुआ और इस वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का निर्माण हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का निर्माण हो जाता है। और ये क्या करती है इस बात को समझते हैं और एक फिर कॉन्सेप्ट आएगा लेंस का नियम। और ये क्यों बता रहा हूं पता है मैं, हालांकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये लेंस का नियम पेपर में पूछा जाता है। एक माइनस का साइन देके आपसे ये पूछा जाता है कि ये क्या है, तो वो लेंस का नियम होता है, उसी लेंस के नियम पे हम फोकस कर रहे हैं। और वो लेंस का नियम पता है कब आता है, जब किसी चालक तार, कुंडली चालक, मतलब कोई कुंडली बना के हम चालक तार से कोई कुंडली बनाते हैं, उसमें से जब विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं तो उस विद्युत धारा की वजह से फ्लक्स बन रही है,
वो फ्लक्स परिवर्तन किसके ऊपर डिपेंड होगा? धारा परिवर्तन, क्योंकि कुंडली है वो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। धारा में परिवर्तन हुआ तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और वो जो फ्लक्स का परिवर्तन होगा उसकी वजह से आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल बन जाएगा, जो आपकी विद्युत धारा के बिल्कुल अपोजिट में होता है, और उसी को हम लेंस का नियम कहते हैं। तो सुनिए, जब प्रेरक कुंडली में धारा में परिवर्तन होता है तो उसके सापेक्ष फ्लक्स परिवर्तन होगा, है ना? यानी कि हम कह सकते हैं, और फ्लक्स परिवर्तन की वजह से फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम किससे डिनोट करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल दिया, और इसे हम ई, ये नीचे लिख ही रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसे हम ई से डिनोट करते हैं। तो ये जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? फ्लक्स परिवर्तन की वजह से आया है। परिवर्तन को हम डी, फ्लक्स को किससे बता दिया? फाई से। परिवर्तन है तो विद रिस्पेक्ट टू डी फाई बाय डी टी। ये डी फाई बाय डी टी, ये डी बाय डी टी क्या है? ये परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। भी किसको रिप्रेजेंट करता है? परिवर्तन को। इसको लिखने की जरूरत नहीं है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस ध्यान रखेंगे कि जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, कौन सा बल? भी प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको आपने किससे इंडिकेट किया? ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको आपने किससे बताया? उसको बताया जी ई से। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किसकी वजह से आया है? फ्लक्स परिवर्तन की वजह से। अच्छा, फ्लक्स में परिवर्तन किसकी वजह से हुआ है? कुंडली में धारा परिवर्तन की वजह से। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसको आपने ई से बताया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समझते हो? जितनी ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तो एक तो ये है कि इसकी वजह से जब आप पढ़ते हो ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, फ्लक्स पैदा होती है, और वो फ्लक्स कोर के माध्यम से जाते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग के फ्लक्स उस फील्ड को काटेगी, और इस वजह से धारा का प्रवाह हो जाता है। इसका बेनिफिट वहां है, लेकिन यहाँ इसका एक छोटा सा नुकसान है। पढ़िए कैसे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे आप ई से इंडिकेट कर रहे हो, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के परिवर्तन के कारण मुख्य धारा के अतिरिक्त एक अतिरिक्त प्रेरित धारा, यानी कि मुख्य धारा के, है ना, एक अतिरिक्त प्रेरित धारा उत्पन्न होने लग जाती है, प्रभावित होने लग जाती है, जो लेंस के नियमानुसार, यानी कि कुछ ऐसे बता सकते हो जो आपने लिखा है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अब उसको आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो माइनस एन डी फाई बाय डी टी। आप कहोगे सर ये एन कहां से आ गया? तो एन के लिए लिखो, एन है जी कुंडली में टर्न की संख्या। कुंडली, मैं सारा कुछ बताऊंगा और ये याद भी कराऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुंडली में टर्न की संख्या, टर्न की संख्या, कुंडली में टर्न की संख्या। अब सुनो मेरी बात, आपने ये तो देख लिया कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये फ्लक्स परिवर्तन की वजह से आया, और फ्लक्स किसकी परिवर्तन? धारा के परिवर्तन से वजह से आया है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से आपकी विद्युत धारा इस साइड से जा रही थी। अब आपने देखा कि एक बार थोड़ा सा मैं एक सर्कल ना डार्क कर रहा हूं, ये विद्युत फ्लक्स का निर्माण हुआ। इस विद्युत फ्लक्स के निर्माण की वजह से, है ना, विद्युत फ्लक्स के निर्माण किसकी वजह से हुआ है? विद्युत धारा के निर्माण। बस यहां तक मैंने इसको शो कर दिया, ठीक है? ये एक फ्लक्स का निर्माण करवाया मैंने। तो आप देखोगे कि ये फ्लक्स में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन की वजह से फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो एक स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो गया। स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से आपके एक प्रेरित धारा के विपरीत दिशा में एक धारा और प्रभावित होने लग गई, ये ऐसे एक धारा और प्रभावित होने लग जाएगी, ये ऐसे, ठीक है? तो फिर भाई एक धारा तो वो है जो इंडक्टर में से गुजर रही है, एक फिर इसके अपोजिट में एक धारा और पैदा हो गई, अपोजिट में आ रही है, तो इस वजह से पहली बात तो ये माइनस का, अपोजिट में आ रही है तो किसका साइन आया? माइनस का साइन आया। इस माइनस के साइन को लेंस का नियम बोलते हैं। पढ़िए, जो लेंस के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर, बस यही पेपर में पूछता है कि लेंस का नियम क्या है। तो हम कहेंगे किसी भी धारावाही कुंडली में से जब धारा का प्रवाह किया जाता है तो वहां फ्लक्स पैदा होती है, धारा में परिवर्तन की वजह से फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है। इस स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से
प्रभाव, जो धारा आपने अप्लाई किया है उसके विपरीत दिशा में एक धारा प्रभावित होने लग जाती है। तो विपरीत दिशा में सब किसकी वजह से, सब प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे आप ई से बता रहे हो, उसकी वजह से विपरीत दिशा में एक धारा प्रभावित हो रही है। तो विपरीत दिशा वाली चीज को माइनस से इंडिकेट कर दिया। तो इसी वजह से बोला ये जो माइनस का साइन है वो किसकी वजह से, लेंस के नियमानुसार। ये माइनस का साइन क्या बोलेंगे, लेंस के नियमानुसार। दूसरा मैं लेके आता हूं मार्कर, इसको क्या बोलेंगे, लेंस के नियमानुसार। ये माइनस का साइन मतलब लेंस के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो सदैव मुख्य धारा के परिवर्तन का विरोध करती है। मुख्य धारा, अच्छा अब ये जो पैदा हो गई, अब ये क्या चाहेगी, ये चाहेगी भाई मैं भी, अब मेरा भी अस्तित्व रहे। तो मेरा भी अस्तित्व हो, इसका अस्तित्व कब बदलेगा, जब और फ्लक्स बदलेगी। जितनी ज्यादा फ्लक्स बदलेगी उतना ही प्रेरित विद्युत भाग बदले बल पैदा होगा और उतना ही अपोजिट में एक धारा प्रभावित होगी। तो अब जो बन गई है वो ये चाहती है कि मेरा मान ना बदले, तो फिर ये यही चाहेगी कि फ्लक्स ना बदले। और फ्लक्स कैसे नहीं बदलेगी, तो धारा ना बदले। समझ गए, तो यही बात लिखिए कि माइनस का साइन लेंस के नियमानुसार प्रेरित विद्युत भाग बल का साइन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, जो चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो सदैव मुख्य धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। आया मोटा मोटा समझ, आंख बंद करके तो पेपर में काम का है वो सुन लीजिए। एक तो ये बात ध्यान रखिए, ये बात बड़ी काम की है, बार बार रिपीट होगी। कोई कुंडली के तौर पर जब आप निर्माण कर रहे हो ना, तो जब उसमें से धारा प्रभावित होगी तो फ्लक्स का निर्माण, ये बात पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है। किसी भी धारावाहिक कुंडली में जब धारा का प्रवाह होता है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स बनता है और फ्लक्स को फाई से इंडिकेट करते हैं, और आगे चल के देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में मापते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए कि फ्लक्स का निर्माण होता है चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब प्रेरक का एक गुण है कि वो धारा परिवर्तन का विरोध करता है। धारा की वजह से फ्लक्स आई, धारा में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्लक्स में परिवर्तन, परिवर्तन को बता रहे हैं, लिख देता हूं, चलो कंफ्यूजन हो रही है। डी बाई डी टी, ये किसको बताता है, ये परिवर्तन को बताता है जी। किसको बताता है, परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। परिवर्तन विद रिस्पेक्ट मतलब जैसे जैसे समय के साथ धारा का परिवर्तन होगा वैसे वैसे फ्लक्स का परिवर्तन। डी बाई डी टी परिवर्तन को बताता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा, जिसको आपने ई से इंडिकेट कर दिया, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स के परिवर्तन। अब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से कुंडली के अंदर मुख्य धारा के विपरीत दिशा में या फिर उसके अपोजिट में एक धारा और बहने लग जाएगी। ये जो अपोजिट धारा है किसकी वजह से आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से आई। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसकी वजह से आया, फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से। और फ्लक्स में परिवर्तन किसकी वजह से हुआ, धारा परिवर्तन। अब धारा परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से बन गई एक और धारा। अब ये धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहेगी, तो मुख्य धारा में परिवर्तन का विरोध करेगी, और इसी को हम लेंस के नियम से इंडिकेट करते हैं। तो E इज इक्वल टू माइनस एन टर्न की संख्या, जितने ज्यादा टर्न उतनी ही आपकी क्या बनेगी, उतनी ही आपका चुंबकीय फील्ड बनेगा, उतनी ज्यादा फ्लक्स बनेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस मतलब लेंस के नियमानुसार एन डी फाइव बाई डी टी। एन क्या है, कुंडली में टर्न की संख्या है, कुंडली में टर्न की संख्या है। तो लेंस के नियमानुसार ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो सदैव मुख्य धारा के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। एक रफ पेज में एक बार फिर से लिख देता हूं, तसल्ली हो जाएगी मेरे को भी और आपको भी हो जाएगी। यानी कि हमने देखा कि धारा की वजह से, ये डिलीट कर दूंगा पेज, धारा की वजह से क्या बना, किसी भी कुंडली के अंदर धारा का प्रवाह हुआ तो किसका निर्माण हुआ, फ्लक्स का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ भाई, चारों तरफ फ्लक्स का निर्माण हुआ, ठीक है। अब ये धारा की वजह से हुआ फ्लक्स का निर्माण। अब धारा में परिवर्तन हो रहा है, धारा में परिवर्तन हो रहा है तो फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, डी फाइव बाई डी टी। धारा में परिवर्तन हुआ, विद्युत धारा में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स का परिवर्तन हुआ। इस फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से आपके किसका निर्माण हो जाएगा, इसके अंदर आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का निर्माण हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसकी वजह से आया है, फ्लक्स परिवर्तन की वजह से आया है। और फ्लक्स परिवर्तन किसकी वजह से हुआ है, धारा में परिवर्तन की वजह से हुआ है, ठीक है।
अब ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये आपका एक प्रकार की नई धारा का निर्माण होगा, नई धारा का निर्माण करेगा। ये जो नई धारा है ये मुख्य धारा इस धारा की क्या होगी, बिल्कुल विपरीत होगी, बिल्कुल विपरीत होगी। तो फिर अब विपरीत है तो लेंस के नियमानुसार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका ऋणात्मक साइन क्या बताता है कि मुख्य धारा के मतलब विपरीत है और मुख्य धारा के परिवर्तन का विरोध कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कुंडली में टर्न की संख्या पर, डिपेंड कर रहा है कुंडली में टर्न की संख्या पर और किसके फ्लक्स परिवर्तन के ऊपर डिपेंड है, फ्लक्स परिवर्तन के ऊपर डिपेंड है। और ये बात पेपर में पूछी गई है, ध्यान दें। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। बाकी अगली क्लास में फिर से रिपीट करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मोटा मोटा समझ में आया, प्रेरक का निर्माण किसी चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेट कर निर्माण किया जाता है। फिर समझ में आया कि इसके अंदर जो धारा परिवर्तन का गुण है ना, धारा परिवर्तन के विरोध करने का गुण है। फिर समझ में आया कि ये तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारा परिवर्तन का विरोध करता है। फिर चुंबकीय क्षेत्र वाली बात आई तो समझ में आया कि भाई कोई चालक कुंडली हो उसके अंदर से जब धारा का प्रवाह करवाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स बन रहा है। अच्छा, फ्लक्स बन रहा है तो धारा परिवर्तन होगी तो फ्लक्स का परिवर्तन होगा, फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है तो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल बन गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल बना तो इसकी वजह से एक मुख्य धारा के विपरीत दिशा में एक धारा प्रभावित होने लग जाएगी, वहां से लेंस का नियम निकल। इतनी मोटी मोटी बात हमें समझ में आ। अब बात करते हैं उसी चालक के अंदर, उस चालक तार का निर्माण हमने कुंडली के तौर पे किया है तो प्रेरक बना, उस प्रेरक के अंदर जो गुण था प्रेरकत्व का, इंडक्टेंस का, उसको डिटेल से पढ़ा। ठीक है, जिस प्रकार से रजिस्टर के अंदर रजिस्टिविटी को डिटेल से पढ़ा था, कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस को डिटेल से पढ़ा था, जिस प्रकार से रजिस्टर की रजिस्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर डिपेंड कर रही थी, याद है क्या तुमको, याद है क्या, जब मैंने आपको बताया था कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए था, एल बाई क्या था जी, ए, यानी कि आपकी लंबाई पर चालक तार की, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और आप कैसा मटेरियल यूज कर रहे हो, यानी कि आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता इस पे भी चालक तार के ऊपर भी निर्भर कर रही थी। कैपेसिटेंस की, जब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को देखा तो हमने देखा यहाँ भी बहुत सारे फैक्टरों पे डिपेंड किया। कैसे डिपेंड किया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ प्लेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लेट के बीच की दूरी की, और जब प्रोपोर्शन के साइन को हटाया तो यहाँ आ गई थी विद्युतशीलता। इस विद्युतशीलता को एब्सोल्यूट और रिलेटिव के सेंस में हमने पढ़ा। अब हम करेंगे इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर जो गुण है जिसे आप प्रेरकत्व कहते हो, इंडक्टेंस कहते हो, उसको एल से बताते हैं, उस एल से बताते हैं। तो अब यहां हम देखेंगे कि ये धारिता है वो किन चीजों पे निर्भर करेगी, तो निर्भर करेगी, उसको हम अभी थोड़ी देर में पता लगेगा कि वो चालक तार की कुंडली की लंबाई पर है ना, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक तार किस प्रकार का हमने लिया है, कितनी जल्दी उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इन इन चीजों पे निर्भर करेगी। कहने का मतलब ये है कि रजिस्टर की रजिस्टिविटी किन चीजों पे निर्भर कर रही है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन चीजों पे निर्भर कर रही है, इंडक्टर की इंडक्टेंस भी कुछ पर्टिकुलर चीजों पे निर्भर करेगी, उसको हमें डिटेल से पढ़ना है। समझ गए मेरी बात को? तो इसी चीज को पहले यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि किन किन चीजों पे निर्भर करती है। तो अब गुण देखिए, इस एससी परिपथों का गुण है ये, एससी, क्योंकि एससी थ्योरी के अंदर यूज होते हैं रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो एससी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह धारा विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम प्रेरकत्व कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं, वो गुण है ये। और इस गुण को रखने वाली उस युक्ति को हम प्रेरक कहते हैं। गुण प्रेरकत्व का, गुण को रखने वाला प्रेरक, रजिस्टर यानी कि प्रतिरोधक, प्रतिरोधकता, संधारित्र, धारिता, इंडक्टर यानी कि प्रेरक, प्रेरकत्व। तो ये गुण है। तो ऐसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा, वह विद्युत धारा, कभी कभार ना साइड में ये दोनों में भूल जाता हूं, तो कह रहे हैं कि विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, प्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का परिचितिक रूप से एल से, वह मात्रक क्या है जी, मात्रक है जी हेनरी, क्या है जी, हेनरी। अब समझ लीजिए एक हेनरी की डेफिनेशन, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से विद्युत धारा प्रभावित होती हो, विद्युत धारा में परिवर्तन से 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल पैदा होता है, तो उस कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी। अब आपको कुछ भी नहीं समझना, यह है ना सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई। अब सुनिए,
अब देखते हैं जी एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात देखते हैं और उसको समझ लिया तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सुनिए, होता क्या है कि जिस प्रकार से, है ना, यहां देखते हैं, फिर मैं इस पेज पे वापस आऊंगा। कुछ होते हैं भौतिक गुण और कुछ होते हैं विद्युतीय गुण। आप जब प्रतिरोध आपने देखा तो R इज इक्वल टू, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे इस बात को, अगर इस बात को समझ लिया ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। R इज इक्वल टू क्या है कि R इज इक्वल टू हमने देखा था ओम के नियम के अनुसार वी आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया था, वी अपॉन में आई आर, वी अपॉन में क्या आ गया था, आई आर। ठीक है, फिर हम आ गए थे कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर के अंदर हमने देखा कि कैपेसिटर है वो किस प्रकार से, तो हमने कहा था कि जब आप किसी कैपेसिटर के दो चालक प्लेटों के ऊपर, है ना, एक वोल्ट अप्लाई करते हो, वोल्ट विभव अप्लाई करते हो, तो उस कैपेसिटर के अंदर, है ना, आवेश, एक कूलम आवेश स्टोर होता है, एक कूलम आवेश स्टोर होता है। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी था। तो ये क्या है, ये भौतिक गुण है। जैसे प्रतिरोध का भौतिक गुण है R इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, कैपेसिटर का जो भौतिक गुण है वो है जी C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। ठीक उसी प्रकार से इंडक्टर का जो भौतिक गुण है, इंडक्टर का जो भौतिक गुण है, रजिस्टर के तो R से, कैपेसिटर को C से, इंडक्टर को L से इंडिकेट करते हैं। तो वो भौतिक गुण पता है क्या है, एक मिनट देर होगी फोन करते हुए। तो वो गुण क्या है, गुण को ऐसे बताएंगे कि इंडक्टर के R इज इक्वल टू वी अपन में आई, हम अच्छे से जानते हैं ओम के नियम के अनुसार। कैपेसिटर क्या बताया था कि किसी चालक प्लेटों पर एक विभव, मतलब वोल्टेज विभव अप्लाई किया तो उस चालक प्लेट ने एक कूलम आवेश को स्टोर कर लिया, तो उसकी धारिता 1 फैराड है, 1 फैराड है। ठीक उसी प्रकार से इंडक्टर के सेंस में पता है कैसे बोलेंगे कि किसी धारावाहिक कुंडली पर 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से, 1 एम्पियर विद्युत धारा, ये 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रति सेकंड की दर से अप्लाई करते हैं, तो उसके द्वारा धारा में परिवर्तन की वजह से फ्लक्स परिवर्तन, तो उसके अंदर जो फ्लक्स परिवर्तन है फाई, और वो डिपेंड करेगा किस पे, उस चालक कुंडली के टर्न के, तो ये बन जाएगा इसका भौतिक गुण। अब पिछली डेफिनेशन पे वापस जाएंगे, और पिछली डेफिनेशन पे वापस जाएंगे तो मेरे को ना एक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला बाहर लिखना है, समझाऊंगा ये डेफिनेशन और याद कराऊंगा, प्रोमिस आपसे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले तो मेरे को ये वाला हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस है, तो मिसप्रिंट कर, ये खाली छोड़ना था। ठीक है, उस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन को याद कराऊंगा, और फिर उस पेज पे जो मैं अभी लिखा है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो तुम्हारे पेपर में ना कम से कम 2 से 3 क्वेश्चनों में हेल्प करेगी, उस बात को फिर ध्यानपूर्वक समझो। ठीक है, अब सुनिए क्या कहा मैंने अभी, जस्ट मैंने एक बात आपको बताई मोटा मोटा, क्या कि किसी, सुन लीजिए, कि एक हेनरी की डेफिनेशन कैसे आती है। पहले तो देखो, प्रेरकत्व को प्रतीकात्मक रूप से एल से इंडिकेट करते हैं। देखिए, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर पर विद्युत धारा में, यानी परिवर्तन तो करना है तो अप्लाई क्या करेंगे, 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से। आप बताइए विद्युत धारा को किस में मापते हैं, हम विद्युत धारा को मापते हैं सर एम्पियर में, एम्पियर में मापते हैं। और विद्युत धारा में परिवर्तन को बता रहे थे हम, विद्युत धारा में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तभी तो आपकी फ्लक्स परिवर्तन की वजह से स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसकी वजह से आपकी एक अन्य धारा बन जाएगी जो मुख्य धारा के विपरीत में जाएगी। यही था कॉन्सेप्ट। तो कह रहे हैं कि यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर धारा, तो 1 एम्पियर है, लेकिन वो 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से, प्रति सेकंड की दर पर विद्युत धारा के परिवर्तन से, मतलब जो 1 एम्पियर की जो धारा है ना, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, जो ये विद्युत धारा है 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर पर विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, विद्युत धारा में 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 1 एम्पियर, 1 सेकंड में 1 एम्पियर, इतना परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन से 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल पैदा होता है, 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल। अब ये विद्युत वाहक बल को इंडक्टर में हम फ्लक्स से इंडिकेट करते हैं। सुनिए, रजिस्टर कैपेसिटर में विद्युत वाहक, रजिस्टर और कैपेसिटर में, रजिस्टर और कैपेसिटर में विद्युत वाहक बल को वोल्टेज से ही इंडिकेट किया जाता है। बोलो किया जाता है कि नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता है सर। लेकिन यहाँ वोल्टेज का सीन यहाँ कैसे बनेगा, ये तो आपकी प्रेरक कुंडली है, तो वहां 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा में परिवर्तन की वजह से आपका 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है। ये विद्युत वाहक बल
जिसे आप स्वप्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहे हैं, जिसे ई है, ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? फ्लक्स डिपेंड कर रही है जी आपकी नंबर ऑफ टर्न के। तो यही बात यहाँ डेफिनेशन के तौर पर लिख रखी है। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड, ये विद्युत धारा आ गई, 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर पर विद्युत धारा में परिवर्तन से 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल किससे इंडिकेट किया था हमने? ई से। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? फ्लक्स के। और वो फ्लक्स किसके साथ? जितनी ज्यादा टर्न की संख्या उतनी ज्यादा फ्लक्स की संख्या। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है किसकी वजह से? इस विद्युत धारा में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड के परिवर्तन की वजह से। तो यहां आ जाएगा एन फाई। यही डेफिनेशन लिख रखी है। पैदा होता है तो उस कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। उस कुंडली का प्रेरकत्व कितना होता है जी? 1 हेनरी। बोलो समझ में आया क्या? आप कहोगे सर नहीं समझ में आया, हमें तो बिल्कुल भी नहीं आया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, अभी तक हम कहीं गए थोड़ी ना, मैं समझाऊंगा आपको। विद्युत वाहक बल, देखो समझो, डेफिनेशन याद करनी है, पेपर में भूलेंगे नहीं 1 हेनरी की डेफिनेशन, बस मेरी इस फॉर्मूले पे फोकस करो। आपने 2 फॉर्मूले तो अच्छे से याद कर लिए पिछले चैप्टर में। आर इज इक्वल टू क्या था? बोलो, वी अपॉन में आई था। यानी कि जब हम किसी भी प्रतिरोध पर एम्पियर विद्युत धारा अप्लाई करते हैं तो उसके विभव में परिवर्तन प्रतिरोध को इंडिकेट करता है। टी इज इक्वल टू क्या बोला था? 2 चालक प्लेटों के बीच में, 2 चालक प्लेटों, अरे एक पंगा हो गया, यहां मैं लिखूंगा ना तो पता है क्या आएगा? मार्कर से इरेज करूंगा तो नीचे वाला आ जाएगा, तो यहाँ ना लिख के मेरे को ऊपर लिखना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आया तुमको? ये यहाँ तो इरेज कर दिया, जब यहाँ 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 करूँगा ना इरेज, देखो करके बता रहा हूँ, तो ये आ जाएगा नीचे, समझ गए? तो ये नहीं लिख सकते, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। तो हमने देखा आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई है, वी अपॉन में आई है। सी इज इक्वल टू क्या है? सी इज इक्वल टू वी अपॉन, ऊपर क्या है? क्यू अपॉन में वी है। ठीक उसी प्रकार से हमें अब याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी तो फिर हेनरी की डेफिनेशन बन जाएगी। एल इज इक्वल टू क्या बनेगा? एन पाई अपॉन में आई। ये फॉर्मूला याद करो सबसे पहले। अब फिर डेफिनेशन, फॉर्मूला याद हो गया, आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, ओम्स लॉ है, बहुत अच्छे से जानते हो। सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में, याद करवाया था मैंने, सी वी रमन, सी वी रमन, ये आर मान लो इसको, सी वी रमन, तो सी वी रमन बन गया। अब याद करेंगे एल इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई, एन फाइव बाई आई, आसान है याद करना भी, क्योंकि फ्लक्स आती है, कुंडली है, कुंडली में से धारा गुजरेगी तो चुंबकीय फ्लक्स बनेगी, तो फ्लक्स याद रखिए बस, फ्लक्स फाई से इंडिकेट करते हैं। फाई फ्लक्स आएगी किसी की वजह से? विद्युत धारा की वजह से। और फ्लक्स कितनी ज्यादा पैदा होगी वो टर्न की संख्या पे डिपेंड करेगा। तो L इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई, एन फाइव बाई आई, बस ये फॉर्मूला याद रखिए। अब 1 हेनरी की डेफिनेशन, आप बताइए किसको माप रहे हैं? प्रेरकत्व को। प्रेरकत्व का प्रतीक क्या है? L है। और किस में मापते हैं? हेनरी। तो 1 हेनरी की डेफिनेशन, जिस प्रकार से हमने 1 फेराड की डेफिनेशन बनाई थी, ठीक उसी प्रकार से 1 हेनरी की डेफिनेशन बना रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो कह रहे हैं कि यदि किसी कुंडली पर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पीयर में मापते हैं, और परिवर्तन बता रहे हैं, तो परिवर्तन प्रति सेकंड कितना परिवर्तन हुआ? 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, उसकी वजह से 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल पैदा हो जाए, 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना? अगर सीधा मैं विभव बोलता, वोल्ट बोल रहा हूं, सीधा मैं वोल्ट बोलता तो V से इंडिकेट कर देते, लेकिन ये आपका क्या है? विद्युत वाहक बल है, तो वहां V से ना इंडिकेट करके यहां E से इंडिकेट करेंगे। जब आपको मैं ट्रांसफॉर्मर पढ़ाऊंगा ना, तो ट्रांसफॉर्मर में जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे ऐसे कुंडली पर, तो वहां वोल्टेज को V से इंडिकेट ना कर कर E से किया जाएगा। क्यों किया जाएगा पता है? क्योंकि वहां कुंडली है, और कुंडली में वोल्टेज को V से इंडिकेट ना कर कर E से इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि वो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। विद्युत वाहक बल है तो वो वोल्टेज ही, लेकिन किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ई से किया जाएगा। तो कह रहा है कि 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की धारा में परिवर्तन हुआ, तो आपका इस परिवर्तन की वजह से उस इंडक्टर के अंदर, है ना, 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल को किससे इंडिकेट करते हैं? ई से, ई से इंडिकेट करते हैं। ये ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बहुत अच्छे से बता के आया हूं। ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके?
चेंज ऑफ फ्लक्स, और फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड हो गई, नंबर ऑफ टर्न के, कुंडलियों की संख्या पर। तो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, दो चीजों के, यानी कि फ्लक्स के और किसके, टर्न की संख्या पर। तो अब यहाँ ये 1 एम्पियर प्रति सेकंड की वजह से जो बदलाव हुआ धारा में, तो एक विद्युत भाग, 1 वोल्ट का विद्युत भाग बल यानी कि विद्युत, इसको अगर मैं काट के, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो इसको काट के मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ, लेकिन ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, एन फाई के हैं। समझ गए इस बात को। तो इसी वजह से यहाँ ई ना लिखकर प्रॉपर फॉर्मूला हमने बनाया। तो फॉर्मूला जब प्रॉपर बनाया तो हमने लिखा कि एल इज इक्वल टू 1 एम्पियर प्रति सेकंड के बदलाव की वजह से 1 वोल्ट का विद्युत भाग बल बना। तो ये जो 1 वोल्ट का विद्युत भाग बल ई बना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस पे अप्लाई, क्या, कुंडली में जो विद्युत धारा के परिवर्तन की वजह से जो फ्लक्स आई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है भाई। तो ये बन गया आपका एल इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई, एन फाइव बाई, समझ में आया। ये है जी 1 हेनरी। आंख बंद करो, मेरे साथ साथ बोलो। प्रेरक के अंदर जो गुण है उसको प्रेरकत्व कहते हैं। प्रेरक के अंदर जो गुण है उसे प्रेरकत्व कहते हैं। ये जो प्रेरकत्व है इसको हम एल से और मापते हैं जी हेनरी में। गुण क्या है, तो गुण है जी चुंबकीय क्षेत्र में ऐसी जो परिपथ है, ऐसी परिपथों का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र में धारा परिवर्तन का विरोध करता है, वो गुण है। प्रेरकत्व का गुण को हम हेनरी में मापते हैं। प्रेरक के गुण है प्रेरकत्व, उसको हम हेनरी में मापते हैं। डेफिनेशन निकाले 1 हेनरी की। तो 1 हेनरी को निकालने के लिए सबसे पहले एल, और इस एल को हमने किस में मापना है, हेनरी में मापना है। इसको किस में मापना है जी, हेनरी में मापना है, हेनरी में मापना है। तो 1 हेनरी की डेफिनेशन बना रहे हैं। ये फॉर्मूला याद करेंगे पहले तो, एन फाइव बाई आई। तो हम बोलेंगे कि किसी कुंडली पर जब 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा परिवर्तन करते हैं, 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा में परिवर्तन करते हैं, तो उस कुंडली में 1 वोल्ट का विद्युत भाग बल पैदा हो जाता है। 1 वोल्ट का विद्युत भाग बल पैदा हो जाता है। तब उस कुंडली के अंदर जो प्रेरकत्व है वो 1 हेनरी है। तो उस कुंडली में प्रेरकत्व 1 हेनरी, कुंडली में प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। अब जो 1 वोल्ट का विद्युत भाग बल पैदा हुआ है वो ई है, और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन फाइव। तो इसकी जगह क्या रख दिया जाएगा, छोटा मोटा आया समझ, आया है क्या, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, रिपीट करेंगे बार बार, और तो क्या होगा, इसके अलावा तो कुछ चारा है नहीं अपने पास। अब देखते हैं जी, ये है जी विद्युतीय गुण। जैसे रेजिस्टर आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, सी इज इक्वल टू क्यू बाई बी, और एल इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई। ये बात यहाँ क्यों बताई जा रही है, एक्स्ट्रा बताई जा रही है, क्यों बताई जा रही है पता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, किसी, कोई कुंडली है, कोई चालक तार है, उसमें धारा के मान को बढ़ा दिया जाए, धारा के मान को बढ़ा दिया जाए, तो आप मेरे को बताइए क्या प्रतिरोध का मान बढ़ेगा क्या। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रतिरोध का मान तो सर घटेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपके रजिस्टर है वो तो फिक्स मान के होते हैं, वो तो एक युक्ति है, भाई इतने ओम का, माइक्रो ओम का, या फिर माइक्रो से और छोटा चले जाओ, मिली, माइक्रो, या फिर किलो का, मेगा का, गीगा का, ये तो फिक्स मान के है। अच्छा सुनो, यहां आ जाओ, चलो, आपने कहा कि किसी वोल्टेज का मान बढ़ा दो, किसी कैपेसिटर में वोल्टेज का मान बढ़ा दो, तो क्या उसकी कैपेसिटेंस यानी कि उसकी धारिता का मान कम हो जाएगा क्या, होता है, ये भी फिक्स मान के हैं। माइक्रो में होते हैं, नैनो में होते हैं, और पिको में होते हैं। 5 पिको का, 5 माइक्रो का, 5 नैनो का, नैनो फैराड का, ये तो फिक्स मान के होते हैं। इनकी वोल्टेज के साथ इसकी धारिता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से मैं कहूं कि कोई चालक तार है, कोई चालक कुंडली है, उस कुंडली में आपने इसका निर्माण कर लिया, प्रेरकत्व का निर्माण कर लिया, तो क्या धारा के मान की वृद्धि के साथ क्या उसके प्रेरकत्व का मान कम हो जाएगा क्या, या फिर धारा के मान को कम कर दें तो क्या उसके प्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी फिक्स मान के होते हैं, कितनी हेनरी में, मिली में है, माइक्रो में है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, भौतिक गुण है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इंडक्टेंस, इंडक्टर की इंडक्टेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस का मान भौतिक गुणों पर निर्भर करता है, न कि विद्युतीय गुण पर। और ये सारे के सारे क्या है, विद्युतीय गुण है, यानी कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस इन पर निर्भर नहीं करेगी, आई पर भी निर्भर नहीं करेगी, वी पर भी नहीं करेगी, क्यू वी पे और इन चीजों पे निर्भर नहीं करेगी।
और हमें पेपर में जो पूछा जाता है वो आप कहोगे वो तो टर्न की संख्या पे निर्भर कर रही है, वो टर्न की संख्या यहाँ एक बार फिर से आएगी, वो भौतिक गुण होंगे। पेपर में क्या पूछा जाता है? पेपर में ये पूछा जाता है क्या धारा के मान को बढ़ाने से क्या प्रतिरोध का मान कम हो जाता है क्या? प्रतिरोध का मान कम नहीं होता। धारा के मान के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी का मान कम या ज्यादा हो जाता है। कोई चालक तार है तो पीटीसी नेचर की होती है, टेम्परेचर धारा का मान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा। लेकिन इस प्रतिरोध तो फिक्स वैल्यू के होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे आपके फिक्स वैल्यू के होते हैं। फिक्स वैल्यू है इनकी, क्या है? फिक्स वैल्यू है इनकी, क्या है जी? फिक्स वैल्यू है। किस सेंस में? भौतिक गुणों के, विद्युतीय गुणों के सेंस में ये फिक्स वैल्यू के होते हैं। विद्युतीय गुण के सेंस में क्या होते हैं? फिक्स वैल्यू के होते हैं। यानी कि धारा के मान या वोल्टेज के मान, लिख देता हूं इस पॉइंट को ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि अगर मैं कहूं कि धारा या वोल्टेज, नीचे क्या है जो पेपर में पूछा जाता है, धारा के मान के बढ़ने के साथ प्रतिरोध का मान घट जाएगा क्या? विभव के मान के बढ़ाने से क्या धारिता का मान घट जाएगा क्या? या फिर आपके विद्युत धारा के मान को कम करने से क्या प्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा क्या? तो हम यहां लिखेंगे वोल्टेज, क्या लिखेंगे? भौतिक गुणों पर क्या? कि धारा यानी कि आई व निकल आई व वी, यानी धारा और विभव के मान को कम या ज्यादा करने से आर सी एल के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। कोई परिवर्तन नहीं आता। क्या बोला है इस बात को समझिए। अगर आप भौतिक, इसी भौतिक से तो हमने फॉर्मूला बनाया है, आर इजिकल टू वी अपन में आई होता है, सी इजिकल टू क्यू अपन में वी होता है, एल इजिकल टू आज याद कर लिया हमने एन फाई अपन में आई होता है। तो मैंने क्या बोला है कि आई व वी के मान में, है ना, अलग से इंडिकेट कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको ध्यान रहे। मैं कह रहा हूं कि विद्युत धारा के मान के बढ़ने से क्या प्रतिरोध का मान घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा। क्या वोल्टेज के मान के घटने से क्या धारिता का मान बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो मैंने कहा आई और वी के भौतिक गुणों पर निर्भर नहीं करते, भौतिक गुणों पर नहीं करते, सॉरी विद्युतीय गुणों पर निर्भर नहीं करते, भौतिक गुणों पर निर्भर करते। लिखूंगा भौतिक गुण। तो कह रहे हैं कि आई व वी के मान को कम या ज्यादा करने से आर एल सी के, आर यानी कि प्रतिरोध की, प्रतिरोधकता, है ना, प्रतिरोध, धारिता और आपकी प्रेरकत्व, इनके मान में कोई बदलाव नहीं आता, के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो फिर किसके मान पे परिवर्तन से आता है? तो अब लिखेंगे हम रसायन भौतिक गुण, वो थे विद्युतीय गुण। अब मैं लिख रहा हूं क्या? भौतिक गुण लिख रहा हूं। तो आर के जो भौतिक गुण थे वो थे रो एल बाई ए। याद आया कुछ? रो एल बाई ए इन पे निर्भर कर रहा था। ठीक है, उसी प्रकार से सी था, वो किस पे ऊपर निर्भर कर रहा था? सी। यहां दूसरा मान लिख लेना। कौन से थे इसके? बताइए जरा भौतिक गुण। तो C इज इक्वल टू क्या था? C था क्या? हमने देखा था म्यू, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, और उसके साथ क्या था? प्लेट का एरिया और बीच के प्लेट की दूरी, इन चीजों पे निर्भर कर रहा था। और ठीक उसी प्रकार से आप जब इंडक्टर देखोगे तो ये आएगा, इंडक्टर किसके ऊपर निर्भर आएगा? वो आएगा, यहाँ विद्युतशीलता थी, यहाँ आएगी चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, यहाँ आएगी चुंबकशीलता। अब चुंबकशीलता क्या है उसको आप थोड़ी देर में पढ़ोगे, प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन लिख रखी है मैंने आगे, लेकिन फिलहाल कंफ्यूज मत होना। और किस पे? टर्न की संख्या पर, और टर्न की संख्या के स्क्वायर, टर्न की संख्या के स्क्वायर, और साथ में क्या? एरिया ऑफ
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कुंडली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उसकी लंबाई पर, इन चीजों पे निर्भर। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है भाई, वो इन चीजों पे निर्भर, ये पेपर में पूछा जाता है कि धारा के मान से, क्योंकि ये तो फिक्स, ये किस में होता है, ये ओम में होता है। ये किस में होता है जी? ये तो ओम में होता है, इसकी तो फिक्स वैल्यू है ना? ये तो ओम में होता है, इसकी तो फिक्स वैल्यू है, लिख देता हूँ, ये भी फिक्स मान का है, इसकी भी फिक्स वैल्यू होती है, आप हेनरी में मापते हो, इस सॉरी फेराड में मापते हो, इसको आप हेनरी में मापते हो, ये भी फिक्स मान का होता है। ये किस में होता है जी? ये होता है ओम में। किस में होता है? फिक्स मान का होता है, तो किस में होता है जी? ये होता है फिक्स मान का ओम में, ये होता है ओम में। ये फिक्स मान का होता है, ये किस में होता है जी? फेराड में, फेराड में। ये भी फिक्स मान का है, ये किस में होता है? अभी अभी आज ही करके आए हैं, ये होता है जी हेनरी में। तो वो किन चीजों पे निर्भर नहीं करेंगे? वो आई और बी पर निर्भर नहीं करेंगे। आई और बी के मान को कम ज्यादा करने से आर एल सी के मान पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो किस नाम मान पे निर्भर करेंगे? भौतिक मान पर। तो भौतिक मान क्या है? जैसे प्रतिरोध का था रो, विशिष्ट प्रतिरोधकता, चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक उसी प्रकार से आपकी जो धारिता थी वो किस पे? चालक प्लेटों के एरिया पर, चालक प्लेट के बीच की दूरी पर, ताप पर और विद्युतशीलता पर निर्भर करती है। एक फैक्टर और भी था, ध्यान है तो आपको। ठीक उसी प्रकार से आज की इस क्लास में हम इसको भी डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो वो किस पर निर्भर करेगा? चुंबकशीलता पर, चालक तार की कुंडली के वर्ग के, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक तार की लंबाई पर निर्भर। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को लिख भी रखा है कि इंडक्टर की इंडक्टेंस, इंडक्टर की क्या होती है जी? इंडक्टेंस होती है, इंडक्टर की इंडक्टेंस। कैपेसिटर की क्या होती है? कैपेसिटेंस। और रजिस्टर की क्या होती है? रजिस्टर यानी कि प्रतिरोधक की रेजिस्टेंस, यानी कि प्रेरकता, धारिता और प्रतिरोधकता का मान भौतिक गुणों पर निर्भर नहीं करता। तो किस पे करता है? सॉरी, भौतिक गुणों पर निर्भर नहीं करता, किस पे करता है? सॉरी, मैं फिर वही बात बोलता हूँ, विद्युतीय भौतिक गुणों पर निर्भर करता है, इन पर निर्भर करेगा, ना कि विद्युतीय गुणों पर। विद्युतीय गुणों पर निर्भर नहीं करता। ये थोड़ी सी अजीब से लिखना तो ऐसे था कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, है ना, भौतिक विद्युतीय गुणों पर निर्भर ना करके भौतिक गुणों पर निर्भर करता है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल में लिख रखा है कि भौतिक गुणों पर निर्भर करता है, ना कि विद्युतीय गुण, ऐसे स्टाइल मार के। तो सर हम पेपर में भूल जाएंगे, ये कैसे याद रखेंगे? तो भाई ध्यान रखना, जो सिंपल सिंपल तीन तीन अक्षरों वाले हैं और यहाँ चार चार छ, एक दो तीन चार पांच और छह ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो उन पे निर्भर नहीं करेगा। धारा के मान में वृद्धि करने से प्रतिरोध तो फिक्स 5 ओम का ये लगाया, तो 5 ओम का ही, धारा का मान कम ज्यादा होगा तो उष्मा के तौर पर ज्यादा नष्ट कर देगा। ये आपने फेराड का लगाया है, मिली माइक्रो नैनो पिको में लगाते हैं। ये आपने हेनरी में लगाया है, मिली हेनरी में यूज करते हैं। तो भाई इनके मान पर ये तो फिक्स मान के होते हैं। फिर क्या, उनकी अंदर की जो चीजें देखी, रेजिस्टिविटी, वो इन चीजों पर निर्भर कर रही है, चालक तार की लंबाई पर, विशिष्ट प्रतिरोधकता पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। यहाँ भी यही है, प्लेट के एरिया पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर और आपकी चुंबकशील विद्युतशीलता पर। यहाँ चुंबकशीलता पर, टर्न की संख्या पर और कुंडली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और कुंडली की लंबाई पर, उन पर निर्भर कर रही है। तो भौतिक गुणों पर निर्भर करता है, विद्युतीय गुणों पर निर्भर नहीं करता। ये काम की बात थी, ये समझ में आ गया। प्रेरकत्व आ गया, गुण है, ऐसी परिपथों का वह गुण जो विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। प्रतीकात्मक रूप से इसे एल और हेनरी में मापते हैं। एल इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई था, 1 एम्पियर प्रति सेकंड। अब याद होने लग जाएगा, बार बार रिपीट करने का बेनिफिट पता है क्या होता है? याद होने लग जाता है। 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से विद्युत धारा में परिवर्तन करते हैं तो 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल पैदा होता है, ई पैदा होता है। तो ई की जगह हम क्या रख सकते हैं? एन फाइव रख सकते हैं, एन फाइव रख सकते हैं। तो उस प्रेरक की प्रेरकता 1 हेनरी होती है, उस प्रेरक की पैदा होता है तो उस कुंडली की प्रेरकता 1 हेनरी होगी। ठीक है, फिर हमने देखा कि इस, ये हटा दो यहां से, आ गया ना? ठीक है, वाला
पीडीएफ ना साफ साफ समझ में ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो यार 10 बार दिमाग लगाना पड़े क्या लिख रखा है। ठीक है, फिर हमने देखा विद्युतीय गुण R इज इक्वल टू वी अपन में आई, सी इज इक्वल टू क्यू अपन में वी, और L इज इक्वल टू आर जी किया वो क्या है एन पाई बाई आई। और ये वाली बात आपको क्या याद रखो तो याद रख लेना, बाकी आप समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो अच्छा रहेगा कि भाई वो इन चीजों पे निर्भर ना कर किन चीजों पे निर्भर कर रही है, वो निर्भर कर रही है जी आपकी भौतिक गुणों पर। भौतिक गुण में R इज इक्वल टू रो एल बाई ए था, C इज इक्वल टू यानी कि विद्युतशीलता एप्सिलॉन ई बाई डी, एल इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल है। ये वाला पॉइंट यहाँ हो गया। अब चलते हैं जी कुंडली की प्रेरकता, जो अभी लास्ट में एक फॉर्मूला लिखा है ना, वो किन किन चीजों पे निर्भर कर रहा है, जल्दी से पूरा करेंगे, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ये वाला बहुत डिटेल से समझा चुका, ये वाला भी बहुत डिटेल से, अब इस वाले पर ज्यादा देर लगेगी नहीं, तो डिटेल से समझाया हुए पीछे वाले तो ये 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि कुंडली का प्रेरकत्व निम्न बातों पर निर्भर करता है। कैसे? कुंडली में टर्न की संख्या, कुंडली प्रेरकत्व को किससे डिनोट करते हैं भाई? प्रेरकत्व को सर हम डिनोट करते हैं किससे? हम डिनोट करते हैं एल। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टर्न की संख्या के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टर्न की संख्या के स्क्वायर के। एक रिलेशन याद हो गया, आसान है बिल्कुल भी। टर्न जितने ज्यादा टर्न होंगे उतना ही आपका प्रेरकत्व होगा, बताया था मैंने। कुंडली की लंबाई पर, कुंडली की लंबाई के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रेरकत्व है और लंबाई को एल से डिनोट कर रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कुंडली की लंबाई। टेक्स्ट लिख देता हूं ताकि यहां दिखाई दे जाए। प्रेरकत्व है चालक तार का प्रेरकत्व, वो कुंडली की लंबाई के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो इनवर्सली है तो नीचे जाएगा, इनवर्सली है तो नीचे जाएगा। इन्हीं सभी पॉइंटों को इकट्ठा करके ये फॉर्मूला बन रहा है। देख लो ये एल नीचे आ गया, टर्न की संख्या ऊपर चली गई। फिर आ गया जी कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो प्रेरकत्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि जितना मोटा तार आपने यूज किया है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझते हो ना, ये जो चालक तार होता है आपको पता है वृत्ताकार होता है, जो चालक तार आपका वृत्ताकार होता है ये वाला जो होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलेंगे, इसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चालक तार आपको गोलाकार दिखाई दे रहता है ना, वृत्ताकार शेप में होते हैं सारे चालक तार आपके, है ना। चालक तो आपके सारे किसी भी तौर पर बन सकते हैं, छड़ की तौर पर, आयताकार, वृत्ताकार, गोलाकार कैसे भी बन सकते हैं, लेकिन चालक तार बोल रहा हूँ तो वो वृत्ताकार होते हैं। और इसकी जो ये मोटाई होती है उसी को हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो जितना मोटा तार उतनी प्रेरकत्व आपकी ज्यादा बनेगी। और डिपेंड करता है कुंडली के माध्यम पर, यानी कि चुंबकशीलता। इस चुंबकशीलता को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो प्रेरक है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चुंबकशीलता। वहां विद्युतशीलता थी, यहाँ आपकी चुंबकशीलता है। वहां विद्युतशीलता थी तो यहाँ आपकी क्या है? यहाँ आपकी है जी चुंबकशीलता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चुंबकशीलता की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी? चुंबकशीलता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चारों चीजों को इकट्ठा कर दो। एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेरकत्व टर्न की संख्या के वर्ग की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीच की दूरी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी आपके किसके? आपकी चुंबकशीलता। सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो बोलिए जरा, एल इज इक्वल टू, एल निकल के आया, एल इज इक्वल टू निकल के आएगा, एल इज इक्वल टू, सबसे पहले बताइए क्या था? चुंबकशीलता। वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के ही आता है आपका ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो वहीं से आपका कोफिशिएंट कभी के बन जाता है, कभी आपकी वो विद्युतशीलता एप्सिलॉन बन जाता है, कभी आपकी चुंबकशीलता म्यू बन जाता है। तो वो प्रोपोर्शन के साइन को हटा के आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे चुंबकशीलता, फिर लिखेंगे जी टर्न की संख्या के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बीच की दूरी के इनवर्स सॉरी कुंडली के लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बन गया है जी प्रॉपर फॉर्मूला। और इन सब चीजों पे डिपेंड है, और इसको हम किस में मापते हैं? इसको मापते हैं जी हेनरी में, मापते हैं हेनरी में। अब लिख दिया यहाँ, एन है टर्न की संख्या, आई है कुंडली की, एल, ये स्मॉल एल, आई नहीं है ये एल है, स्मॉल एल है। एल है कुंडली की लंबाई जिसे मीटर में मापते हैं, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में मापेंगे, म्यू है जी चुंबकशीलता, हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर। पिछले वाले में क्या देखा था? फेराड प्रति मीटर देखा था ना हमने पीछे, है ना। तो यहाँ है जी हेनरी प्रति मीटर। ये है क्या जी? म्यू है जी आपकी चुंबकशीलता। इसके बारे में देख लेते हैं, म्यू क्या है जी? चुंबकशीलता।
एक्चुअल में इस म्यू के बारे में जब डिटेल से जानेंगे ना, तो म्यू मतलब चुंबकशीलता बराबर आ जाएगा म्यू नोट और म्यू आर। तो हो सकता है कि ये फॉर्मूला आपको दिखे, वो ना दिखे, तो इस म्यू की जगह म्यू नोट और म्यू आर भी लिख सकता है। यानी कि इस फॉर्मूले में म्यू नोट और म्यू आर भी हो सकता था, क्योंकि वो चुंबकशीलता है और चुंबकशीलता को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि सापेक्ष चुंबकशीलता और आपकी निरपेक्ष चुंबकशीलता। अब चुंबकशीलता है क्या वो पढ़ लेते हैं। प्रेरक में चुंबकशीलता यानी कि परमिटिविटी म्यू पदार्थ का वह गुण है जो यह मापता है। क्या मापता है? वो माप रहा था कि उसमें विद्युत धारा जो हम बना रहे थे, विद्युत आवेश को जो एकत्रित, क्योंकि वो विद्युत आवेश को एकत्रित कर रहा था, एकत्रित करने के दौरान कोई उसका विरोध कर रहा था, उस विरोध को माप रहा था। अब ये क्या करेगा? वो विद्युतशीलता थी, वो विद्युतशीलता थी, ये चुंबकशीलता है। तो चुंबकशीलता पदार्थ का वह गुण है जो यह मापता है। क्या मापेगा? कि वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना में कितना सहायता करता है। यानी कि कोई चालक तार आप ले रहे हो, कुंडली के तौर पर बना रहे हो, उस चालक तार में से जब धारा का प्रवाह करवाएंगे तो हम चाहते थे कि आपकी चुंबकीय क्षेत्र बने। तो कोई चालक तार कितना सहयोग कर रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र को बनाने में, उसी को हम चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बनाने में जो सहयोग कर रहा है उसको हम चुंबकशीलता कहते हैं। फिर से पढ़ लीजिए, प्रेरक में चुंबकशीलता यानी कि परमिटिविटी म्यू पदार्थ का वह गुण, उस पदार्थ जिसको हम यूज कर रहे हैं वह गुण है जो यह मापता है, यह जो बताता है कि वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र बनाने में या चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना, कब? किसी चालक तार में से जब धारा का प्रवाह करवाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना में कितनी सहायता करता है। क्लियर है? फिर कहता है कि उच्च चुंबकशीलता वाले पदार्थ जो भाई धारा के प्रवाह करवाने से बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो, मैग्नेटिक बहुत ज्यादा फ्लक्स पैदा करते हो, तो उच्च चुंबकशीलता वाले पदार्थ जैसे कि लोहे चुंबकीय पदार्थ, बेस्ट कौन से होते हैं जी? लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं, है ना, प्रेरक को बढ़ाते हैं। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उतनी ज्यादा फ्लक्स बनेगी, उतने ही ज्यादा प्रेरक का निर्माण होगा, क्योंकि टर्न की संख्या के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज्यादा अच्छा क्वालिटी का आपने चालक तार को कुंडली के तौर पर प्रयोग किया है, जितने ज्यादा टर्न बने उस अच्छे चालक तार के, जितने ज्यादा टर्न है उतना ही प्रेरक ज्यादा बनेगा। तो बोला है उच्च चुंबकीय मतलब चुंबकशीलता क्या है? कि प्रेरक का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र बनाने में सहयोग करता है, सहायता करता है। तो उच्च चुंबकशीलता वाले पदार्थ जैसे लोहा चुंबकीय जिसकी उच्च चुंबकशीलता होती है, यानी कि धारा के प्रवाह करवाने से बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, प्रेरक को बढ़ाते हैं, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही प्रेरक बना। जबकि निम्न चुंबकशीलता वाले पदार्थ जैसे कि अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय जिसमें से आपकी धारा का प्रवाह होने ही नहीं देते, वो आपके प्रतिरोध थे, है ना, आपके इंसुलेटर थे। अनुचुंबकीय मतलब धारा के प्रवाह होने जाने से दल, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना, उनको हम अनुचुंबकीय बोलते हैं। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, है ना, जो मतलब निम्न पदार्थ है जो क्या बोलता है, बहुत ही कम प्रेरक का निर्माण करते हैं, बहुत ही, यानी कि ये बता रहे हैं कि जो चालक तार आपने कुंडली के तौर पर यूज किया है वो लोहे चुंबकीय लिया है, तो इसका मतलब उसकी चुंबकशीलता बहुत अच्छी होगी। और आपने अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय लिया है तो उसकी मतलब उसकी चुंबकशीलता कम होगी, तो प्रेरक का भी निर्माण कम ही होगा। कुंडली के अंदर उपयोग किए गए पदार्थ, कुंडली के अंदर उपयोग किए गए पदार्थ की चुंबकशीलता यह निर्धारित करती है कि यह क्षेत्र कितना मजबूत होगा। यानी कि जो मटेरियल है उसके ऊपर टोटली डिपेंड हो गई, यानी कि हम डिपेंड कर रहे थे उस, देखो जो मटेरियल यूज किया है कुंडली के तौर पर, सारा खेल उसका। सबसे पहले अनुचुंबकीय लिए, प्रतिचुंबकीय ले या लोहा चुंबकीय ले, तो आप कहेंगे लोहे चुंबकीय ले। अब अच्छे वाला लिया है तो जैसे धारा का मान गुजरेगा तो बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, बहुत ज्यादा फ्लक्स का निर्माण होगा, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, आपकी प्रेरक तब बन जाएगा, ठीक है। और उतने ही ज्यादा आप धारा परिवर्तन का विरोध करेंगे, क्योंकि सब प्रेरित विद्युत भाग बल बनेगा, लेंस के नियम से अपोजिट में जाएगा, सारा कुछ खेल याद आ रहा होगा आपको। फिर उसका इतनी मोटाई अच्छी लेंगे उस पर भी डिपेंड हो गया, लेकिन जितना लंबा लेंगे उतने ही कहीं ना कहीं लीकेज होने के चांसेस कम लेंगे, उस चालक तार की लंबाई को कम लेंगे, कुंडली की लंबाई कम लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कुंडली के अंदर का कुंडली के अंदर उपयोग किए गए पदार्थ की चुंबकशीलता यह निर्धारित करती है कि कितना क्षेत्र मजबूत बनता है। तो अब देखते हैं चुंबकशीलता म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है जी,
म्यू नोट और म्यू आर के बराबर होता है। म्यू नोट और म्यू आर के बराबर होता है। तो म्यू नोट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता एब्सोल्यूट, ओ को साइलेंट बनाते हैं और एब्सोल्यूट पढ़ते हैं इसको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता जिसे म्यू किससे डिनोट करते हैं? म्यू नोट से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है? म्यू नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी दोबारा लिखना ऐसे कर, निर्वात की चुंबकशीलता जिसे आप म्यू नोट से इंडिकेट करते हो, और इसकी वैल्यू म्यू नोट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? वो होती है जी आपकी 4 पाई, क्या बोलेंगे? म्यू नोट, दूसरा मान म्यू नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसके बराबर होता है? 4 पाई गुना में, पाई को थोड़ा स्टाइल से बनाए क्या, ये काम चल जाएगा, 4 पाई गुना में 10 की पावर -7। और यूनिट पता है क्या होती है? यूनिट होती है जी इसकी, उसकी क्या थी बताइए? उसमें एक यूनिट लेस था और इसकी यूनिट है, ये वाली तो यूनिट लेस है, पीछे करके आए हैं कि यूनिट क्या है? हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर, वही इसकी यूनिट होगी एब्सोल्यूट प्रति मीटर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की, यानी कि प्रति हेनरी हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर। आप कहोगे सर इसकी हेनरी प्रति मीटर है, यार दोबारा लिखना पड़ेगा, ये यहीं से लिख दूं, किसके बराबर होगा बताना जरा? हम बोलेंगे सर 4 पाई गुना में 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर। ये बराबर होती, ये क्या होती है जी? ये होती है आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसे आप सापेक्ष चुंबकशीलता बोलते हो, निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हो। दूसरी आती है ये निरपेक्ष होती है, निरपेक्ष ये है जी सापेक्ष, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि म्यू आर। ये क्या है जी? म्यू आर है, म्यू आर है। और इसका मान होता है जी 1, इसका मान क्या होता है? 1। और 1 किसके लिए? हवा व निर्वात के लिए। क्या लिखेंगे? हवा, यहां भी चुंबकशीलता में भी यही देखा था, 1 होती है किसके लिए? हवा और निर्वात की चुंबकशीलता। हवा बोलिए या निर्वात, यानी कि वैक्यूम बोलिए, हवा व निर्वात में, निर्वात, हवा व निर्वात में इसकी वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट की तो होती है 4 पाई गुना में 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर, और ये होती है जी रिलेटिव, यानी कि सापेक्ष, ये है निरपेक्ष, निर्वात वाली को क्या बोलते हैं जी? निरपेक्ष। और ये क्या है जी? ये है जी सापेक्ष, सापेक्ष चुंबकशीलता। तो इसकी वैल्यू होती है, हवा और निर्वात में इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये होती है निर्वात, निर्वात की चुंबकशीलता, इसका मान निर्वात के लिए 1 है, और ये निर्वात की चुंबकशीलता है 4 पाई गुना में 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर। अच्छा 1 है तो इसका मतलब सापेक्ष चुंबकशीलता बोलिए या सापेक्ष विद्युतशीलता बोलिए, ये दोनों की दोनों क्या होती है? यूनिट, पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से बता के यूनिट लेस होती है, इनकी कोई इकाई नहीं होती, यानी कि ये दोनों के दोनों आपकी क्या होती है? मात्रकहीन होती है। रिलेटिव नाम आ जाए तो मात्रकहीन है, भाई पेपर में आता है ये कि निम्नलिखित में से किसकी यूनिट नहीं होती, तो रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव आपकी रिलेटिव परमिटिविटी बोल दीजिए, या फिर आप चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता, या फिर सापेक्ष सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष शब्द दिखे तो आप देखना यूनिट लेस, यानी कि मात्रक ही नहीं। अब सुनो मेरी बात, इसकी यूनिट तो है हेनरी प्रति मीटर, इसकी इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है जी हेनरी प्रति मीटर। और ये क्या है? ये है यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है। अब बताइए, इसकी कोई यूनिट है ही नहीं, इसकी हेनरी प्रति मीटर, तो इसकी भी यूनिट क्या हो गई? इसकी भी यूनिट आपने देखी थी, पीछे लिखी रखी थी हेनरी प्रति मीटर। तो ये वाली इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट भी हेनरी प्रति मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये तो यूनिट लेस है। समझ गए? तो हमने देखा कि चुंबकशीलता जो है वो ओवरऑल ये बताता है कि कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, तो वो चुंबकीय क्षेत्र बनाने में सबसे अच्छा किसका बनेगा? लोहे चुंबकीय पदार्थ का अच्छे से बनेगा, प्रति चुंबकीय और अनुचुंबकीय का नहीं बनेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कुंडली के तार आपने यूज किया है वो उस चुंबकशीलता को निर्धारित करने, क्षेत्र बनाने में मजबूती प्रोवाइड करवाता है। फिर हमने देखा कि निर्वात की चुंबकशीलता, यानी कि हम बोलेंगे परमिटिविटी किसके बराबर होगी? एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट परमिटिविटी 4 पाई गुना में 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर, और ये होती है हवा और निर्वात में इसकी वैल्यू 1।
ये है जी आपकी यूनिटलेस, ये हेनरी प्रति मीटर, तो इसकी भी पूरे की परमिटिविटी की जो यूनिट है वो क्या है, हेनरी प्रति मीटर है, ये यहाँ लिख दिया। और इन चीजों पे निर्भर करता है, ये पता लग गया। परमिटिविटी एब्सोल्यूट 4 पाई गुना में 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। ये क्या है जी, ये है चालक तार की कुंडली और उसके टर्न की वर्ग के डायरेक्टली। ये है जी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और ये है चालक तार की लंबाई। और किन चीजों पे निर्भर नहीं करता, तो कहेंगे हम निर्भर नहीं करता किस पे, ये निर्भर नहीं करता विद्युतीय गुणों पर, इस पे निर्भर नहीं करेगा, यानी कि धारा के मान को बढ़ाने घटाने से इसके प्रेरकत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब पता लग गया इन चीजों पे निर्भर कर रहा है, इन चीजों पे निर्भर कर रहा है, इन चीजों पे निर्भर कर रहा है, और ये कौन से गुण है जी, भौतिक गुण। क्लियर है? होप सो ये सब कुछ आपको समझाने में मैं कामयाब रहूंगा। नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कल की क्लास में आते ही इसको स्टार्टिंग में रिवीजन करेंगे। और जो बच्चे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हैं, मात्र 499 रुपए, अभी ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, कुछ ही समय के लिए, हो सकता है आने वाले समय में इसका रेट बढ़ जाए। तो इस क्लास को जज कर किस प्रकार की मेहनत की जा रही है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो और मेरे साथ पढ़ सकते हो। बहुत सारे टीचर इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख के आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों से पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो या ना हो उनको कोई मतलब नहीं होता, अपनी कोर्स को सेल करना होता है। हम इस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे एक ही मकसद है कि अगर 50 क्वेश्चन तो हर कोई टारगेट लेके चल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 70 में से 70 को अचीव करें, उसके लिए हम एक एक चीजों को छन्नी से छान। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।